बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी। और प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है आज इम्तियाज़ गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे इम्तियाज़ साहब? खैरियत से हैं? क्योंकि काफ़ी दिन के बाद आप स्टूडियोज़ में हैं। खैर खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है ना? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। चलें, ज़बरदस्त। अल्लाह ताला खैर खैरियत से ही रखे सबको। नाज़रीन, डिग्री सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं बल्कि वो मोतबर चीज़ है जिसे हर तालिब इल्म एक सनद के तौर पर हासिल करता है। जब भी वो तालीम मुकम्मल करता है तो उसको डिग्री जो है वो दी जाती है। और सनद के जो लफ्ज़ी मायने हैं वो किसी दर्जे पर फाइज होने के हैं। लेकिन जिस मुल्क में इंसान और इंसानियत की कोई कदर ना हो, वहाँ पर डिग्री या सनद की क्या कदर होगी और क्या अहमियत होगी। इसका सबसे ज़्यादा जो एहसास हुआ और जो अंदाज़ा हुआ वो अभी गुज़श्ता दिनों में हुआ जब वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने पार्लियामेंट में पेश की गई जो अभी हालिया एक इंतहाई अफसोसनाक हादसा हुआ था 22 मई को PK 8303 की जो तबाही हुई, जिसमें 97 के करीब कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई। और फिर इसके बाद एक शोर उठा कि गुज़श्ता जो इतने हादसात हुए हैं उनकी किसी किस्म की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आती, किसी को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाता और पता नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या, और तमाम जो हक़ाइक़ हैं वो छुपा लिए जाते हैं। इस बार हमने देखा कि एक महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट जो है न सिर्फ सामने आई बल्कि इसको पब्लिक किया गया और पार्लियामेंट में वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान साहब ने जो है इसके बारे में डिटेल्स बताई। और उन्होंने ये बताया कि एयरलाइंस के जो 860 पायलट्स हैं पाकिस्तान एयरलाइंस के, उनमें से 262 यानी 32% से ज़ायद जो पायलट्स हैं उनके लाइसेंस जाली तरीके से हासिल किए गए हैं। भी आज उन्होंने कुछ बताया, अच्छा, वो सुन लेते हैं। अच्छा चलिए, जो उन्होंने ताज़ा तरीन बात की है हम मजीद डिटेल्स में जाने से पहले जरा उनकी वो गुफ्तगू सुन लेते हैं। पायलट्स के लाइसेंसिंग की स्क्रूटनी शुरू की गई तो मैं पायलट्स की तादाद भी बताता हूँ कि टोटल कमर्शियल पायलट्स जो पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं वो 753 हैं जो सर्व कर रहे हैं, और पाकिस्तानी पायलट्स जो फॉरेन एयरलाइंस में सर्व कर रहे हैं वो 107 हैं। टोटल 860 हो गए। अब पाकिस्तानी एयरलाइन में जो पायलट्स काम कर रहे हैं, PIA में 450 पायलट्स काम कर रहे हैं, 450। एयर ब्लू में 87 पायलट्स काम कर रहे हैं। सरीन एयर में 47 पायलट्स काम कर रहे हैं। एक्स शाहीन एयरलाइन में 68 पायलट्स थे, और मुख्तलिफ एयरलाइंस में, चार्टर एयर फ्लाइट्स में, प्राइवेट एयरलाइंस में, फ्लाइंग क्लब्स में 101 के लगभग पायलट्स काम कर रहे हैं, और टोटल उनकी तादाद 753 है। पायलट्स के लेसन यानी टोटल जो तमाम एयरलाइंस के पायलट्स हैं इम्तियाज़ साहब 753 हैं, और उनमें से उन्होंने फिर सबके बताए, और उनमें से जाली जो है वो एक बड़ी तादाद है। इम्तियाज़ साहब, हमने पहले डॉक्टर्स का सुना था, हमने असातिज़ा का सुना था, बड़ा अफसोस होता था पायलट्स जिनके ज़िम्मे इतनी बड़ी तादाद में लोग होते हैं, फिर ज़ाहिर है इतना वो जो जहाज़ है उसके ऊपर कितना पैसा लगा होता है, वो सब भी ज़ाया हो जाता है। जी, कल से बड़े हमारे हम सरनिगू हैं, बहुत शर्मिंदा हैं। ये सिलसिला कोई दिसंबर 2018 में शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आया, और उस वक्त डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने बताया था सुप्रीम कोर्ट को कि कुल 1864 क्रू मेंबर्स में से जो PIA के थे उस वक्त 73 की डिग्रियां जाली निकली थी। उस वक्त 146 पायलट्स और कोई दूसरे क्रू की डिग्रियां और लाइसेंस तस्दीकी अमल से गुजर रहे थे, और उस वक्त कोई 498 में से 12 पायलटों की डिग्री जो थी जाली पाई गई। और डिप्टी अटॉर्नी जनरल साहब ने उस वक्त यकीन दिलाया कि हम इनके खिलाफ भरपूर एक्शन करेंगे। लेकिन जो वज़ीर साहब हमें गुज़श्ता रोज़ से बता रहे हैं, ऐसे लगता है कि तमाम तर एक्शन गुज़श्ता 4-5 महीनों के दौरान हुआ है। फरवरी में इन्होंने बताया था कि हमारी बाकायदा तहकीकात शुरू हुई थी। तो बहैसियत मजमूई एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। बल्कि मुझे याद आया कि भारत में भी 2011 में कुछ इसी नौयत का, क्योंकि लोग बड़ी इस पे शोर शराबा कर रहे हैं कि रिपोर्ट जी सामने आ गई है तो पता नहीं क्या दुनिया में बदनामी होगी। ये एक दूसरा पहलू है। हाँ। एक दूसरा पहलू। अच्छा। उसको देखिए, पहले भारत में 2011 में एक ऐसा ही स्कैंडल आया जब 4000 पायलट थे पूरे भारत भर में, तो उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो
بالکل ریڈار کے نیچے آ گئے تھے کیونکہ چند مشہور پائلٹس گرفتار ہوئے, ان کی ڈگریاں مشکوک نکلیں, تو پھر نہ صرف تمام پائلٹوں کی ڈگریاں اسکروٹنائز ہوئیں بلکہ وہاں پہ کوئی 40 فلائنگ سکول ہیں بھارت میں, ان کا بھی آڈٹ کیا گیا. اب وہ ہمیں اعداد و شمار نہیں مل سکے حتمی کہ اس میں پھر کتنے لوگوں کی نوکریاں ختم ہوئیں جعلی دستاویزات کی صورت میں, لیکن ایک بات ضرور تھی کہ جس طرح ابھی ہمارے کوئی 150 کے قریب پائلٹس کو گراؤنڈ کیا جا رہا ہے, اس طرح وہاں بھی ایئر انڈیا تھی, انڈیگو تھی اور اسپائس جیٹ, یہ تینوں ایئر لائنز نے اپنے کوئی آدھے سے زیادہ پائلٹ جو تھے ان کو گراؤنڈ کر دیا. بحال اس وقت تک نہیں کیا جب تک ان کی ڈگریوں کی تصدیق. اس طرح 2018 میں امریکہ میں ایک ایکسیڈنٹ, میں صرف ایک ایکسیڈنٹ کی بات کر رہا ہوں, اس میں رن وے پہ چلتے ہوئے پائلٹوں نے کارروائی کر دی. میں نے دیکھی تصویر. تو وہ بعد میں پھر پتہ چلا کہ دونوں جو پائلٹ تھے ان کے پاس کمرشل فلائنگ کا لائسنس ہی نہیں تھا. یعنی یہ امریکہ کی بات ہے, یہ امریکہ کی بات ہے. لہٰذا یہاں پہ جو لوگ اب شور شرابہ کر رہے ہیں, بالکل صحیح بات, شور کرنا چاہیے لیکن اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے نا کہ اس ملک میں کیا نہیں ہوتا. پی ایم ڈی سی جو پاکستان میڈیکل ڈینٹل کاؤنسل ہے, جب ڈاکٹر عاصم حسین صاحب نے اس کا چارج سنبھالا تھا 2008-9 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں, اس وقت ملک بھر میں کوئی تعداد تھی میڈیکل کالجوں کی کوئی 34-35. اگلے 4 سال میں وہ تعداد 135 پہ پہنچ گئی تھی. 34-35 سے 135. تو وہ بڑا اس وقت سوال اٹھا کہ اس میں آخر کیا تھا. لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ لوگوں نے 3-3 4-4 کمروں کے پلازوں میں جگہ لے کر وہاں پہ میڈیکل کالج بنا لیا تھا, کیونکہ میڈیکل کالج کی فیس بڑی بھاری ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں آپ کو مفت میں ڈگری مل جاتی ہے. پھر آپ نے ایگزیکٹ کا بھی سنا ہوگا کہ وہ یہاں بیٹھ کے ڈگریاں بیچتے تھے, مفت کی ڈگریاں $5,000-6,000 میں, $3,000 میں. اس کے علاوہ آپ کو, ہم نے بڑی خوشی کی بات تھی, چیف جسٹس صاحب نے بھی اس کا نوٹس لے لیا ہے, لیکن بڑے مؤدبانہ انداز میں میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ ذرا بار پہ بھی نظر دوڑا لیں, کیونکہ ان کے بار ایسوسیشنز کے صدور ایک دو نے ہمیں بتایا کہ مجاز دستخط لائسنس کے لیے, پریکٹسنگ لائسنس کے لیے مجاز ہوتے ہیں صدر یا نائب صدر اس پہ دستخط کرنے کے, لیکن ان کے دستخطوں کے بغیر ہی وکلاء کے لائسنس جاری ہوئے ہیں. یہی حال اور بہت سارے ہمارے پیشوں میں, تمام شعبوں کے اندر. بہت افسوس کے ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے امتیاز صاحب کہ جو اپوزیشن یا جو لوگ اس وقت جو کرٹیکس ہیں وہ شور مچا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی بدنامی ہو گئی, ان کو وہ تو نظر نہیں آتا کہ جو سیاسی بنیادوں پر اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ بھرتیاں ہوئی تھیں, تو سیاسی بنیادوں پر تو پھر انہی لوگوں کی طرف سے وہ بھرتیاں کی گئیں, انہی کی حکومتیں تھیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے PMLN ہو, تو اس کے اوپر تو کوئی شور نہیں مچا رہا, اس پہ تو کوئی بدنامی نظر نہیں آ رہی. یہ بڑی بدنامی ہوگی کہ دنیا تک چلی گئی خبر. بالکل, میں تو کہتا ہوں بغض معاویہ میں انہوں نے, اب اصل میں ایک بڑی مشکل صورتحال تھی موجودہ حکومت کے لیے بھی. یہ نہیں کہ ہم اس کا کوئی دفاع کر رہے ہیں, لیکن میں حیران تھا جو ٹویٹر اور فیس بک پہ اس بات پہ شور و غوغا ہوا کہ جی ملک بدنام ہو گیا. بھئی ملک تو پہلے سے بدنام ہے. ملک میں بہت سارے ہماری جعلی ڈگریاں باہر جا کے پکڑی گئی ہیں, ہمارے بہت سارے تھیسز, ہمارے PhD جو ڈاکٹرز ہیں ان کے تھیسز پکڑے گئے کہ جو انہوں نے چربا کیا ہوا تھا, یعنی جس کو کاپی پیسٹ کہتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جی کہ جو جعلی کاروبار ہے, چاہے وہ وکیل کی ڈگری ہے یا لائسنس ہے, چاہے ڈاکٹر کا ہے, چاہے دوسری ڈگریاں ہیں, اس ملک میں آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بہت ساری پرائیویٹ نجی یونیورسٹیاں ہیں, انہوں نے بھی ایک کاروبار شروع کیا ہوا تھا, ڈگریاں بیچ رہے تھے. اور خاص طور پہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں BA کی ڈگری کو لازمی قرار دیا گیا پارلیمان کے لیے, پھر یہ ڈگریوں کا کاروبار ایک بڑے عروج پہ گیا. اور اس میں جتنی ایک بڑی مشہور یونیورسٹی تھی جس کے ایک سابق آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فاؤنڈنگ ممبر ریکٹر تھے, ان کے بانی تھے, تو ان کے نام سے باقاعدہ وہ چارٹر ایشو ہوا تھا. جنرل ضیاء الحق صاحب نے جاری کیا تھا اس یونیورسٹی کا چارٹر, اور انہوں نے تو ریوڑی کی طرح بانٹی, اپنے سیاستدانوں کو بھی دیں اور بیوروکریٹس کو بھی ملی, اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ وہ ڈگریاں گئیں. تو افسوس یہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس مل جاتا ہے,
घर बैठ के आपको हवाबाजी का लाइसेंस ऐसे मिल ऐसे लोग सकता है। जिनको नजर नहीं आता आपको उनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस और आपको मेडिकल की डिग्री मिल जाती है घर बैठे हुए सिर्फ पैसे दे के। तो इस पे इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ अगर हुकूमत ये ना करती, इस रिपोर्ट को पब्लिक ना करती, तो भी शोर फिर मचना उन्होंने था। शोर मचाना था कि इन्होंने कुछ छुपा लिया, और फिर जब लीक्स के जरिए ये बातें सामने आ जाती तो फिर उन्होंने दोबारा हुकूमत को गंदा करना था। उस वक्त उन्होंने फिर ये नहीं सोचना था कि इससे मुल्क की बदनामी होगी। बड़ा अच्छा हुआ है कि सारा एक्सपोज हो रहा है कि जो जिस गंद में ये मुल्क पनप रहा है, कम अज कम हो सकता है कि थोड़े बहुत उसकी सफाई हो जाए आने वाले महीनों और सालों में। अच्छा, और जब तक आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे कमजोरियों को, जब तक आप ये बताएंगे नहीं कि क्या क्या खामियां हैं, तब तक आप उनको कैसे ठीक करेंगे? सो बड़े इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें भी सामने आए। अच्छा, इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि इम्तियाज आप साहब। भूल गए मेरा ख्याल है। अच्छा। शायद आप उनकी तो बात डिग्री तो होती, उसकी बात नहीं करने लगी। बिल्कुल, वो भी आपको देखे ना, जिस मुल्क में ये हाल हो कि एक साबिक हमारे वजीर आला थे, उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। जरा सुनते हैं कि वो उन्होंने क्या कहा। कहते थे डिग्री डिग्री के बारे होती में। है, हाँ जी, जाली हो या असली हो, कुछ इस किस्म की बात की थी, जरा सुनाइएगा। साफ है, डिग्री डिग्री होता है, वो असली हो या जाली। जाली उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए या नहीं? देखिए, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया कि डिग्री डिग्री है, वो जाली हो या असली हो। यानी ये इतना आम हो चुका है पाकिस्तान के अंदर कि कोई बात ही नहीं है, जाली हो या असली हो, डिग्री तो डिग्री होती है। और ये वजीर आला साहब कह रहे थे उस वक्त के। जी, इसी बात पे अफसोस होता है कि जब आपके इतनी आला तरीन सियासी पोजीशन में इस नौयत के, इस किस्म के लोग हों, जिसने उसका जो तकद्दुस है डिग्री का, उसका भरम नहीं रखा, उसका ख्याल नहीं किया, और मजाक में कह के उड़ा दी कि डिग्री डिग्री होती है। यानी आप लोगों को शय दे रहे हैं कि अगर आप भी हासिल कर सकते हैं तो जाली डिग्री हासिल कर लें और जाके फिर कोई अच्छी सी नौकरी कर लें। और तहकीकात बिल्कुल ना करें, अगर किसी के पास डिग्री है तो बस वो काफ़ी है। ये तो इस तरह की बात है ना। अच्छा, दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा, गुलाम सरवर खान साहब ने, कि जिनके जहाज़ों को कोई हादसा पेश नहीं आया। इसका मतलब ये है कि सिस्टम अगर अपग्रेड हुआ हो, करप्शन ना हो, और तो आप एरर फ्री जो फंक्शनिंग है वो कर सकते हैं। ये कोई ऐसी नामुमकिनात वाली चीज नहीं है। उसमें बात यह है कि टेक्निकल खराबी तो किसी भी वक्त हो सकती है, किसी भी जहाज को, हवाई जहाज को पेश आ सकती है। अमेरिका के बड़े जदीद जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर 2 साल पहले उनका चिनूक का हेलीकॉप्टर नेपाल में गिर के तबाह हो गया था, नया हेलीकॉप्टर था। इस तरह एयरबस या बोइंग बहुत सारे हर साल हवाबाजी की तारीख में तकरीबन हर साल 4-5 बड़े हादसे होते हैं। एक मुझे याद है कोई 2008-9 में एक साल में 11 हादसा हुए थे। ये बात नहीं है, टेक्निकल खराबी उड़ता हुआ एक खिलौना है ना जी, उसमें कोई एक छोटी सी खराबी भी आ जाए तो वो फिर लोगों की सख्ती आ जाती है उसमें। लेकिन ये अलबत्ता ज़रूर यकीनी बनाया जाना चाहिए कि जो प्रोसेस है आपकी स्क्रीनिंग का, चाहे वो आपकी डिग्री है, चाहे आपका फ्लाइंग आवर्स या फ्लाइंग सर्टिफिकेट है, या फिर आपका लाइसेंस है, लोग नहीं चाहते कि प्रोसेस से गुजरें, पैसे दे के हासिल कर लेते हैं। तो बड़ा अच्छा है कि इसके ज़रिए हमारे जो निज़ाम की कमज़ोरियाँ ज़्यादा उभर के आला तरीन सतह पे सामने आएंगी। ठीक, हो सकता है कुछ बेहतर मैकेनिज्म सामने अल्लाह करे इंशाल्लाह। अच्छा इम्तियाज़ साहब, अभी ये डिटेल्ड जो रिपोर्ट है वो आनी है, उसमें कुछ वक्त लगेगा। आपको लगता है जो गुज़श्ता इतने हादसात हुए उनके बारे में भी कोई हक़ाइक़ सामने आएंगे, और फिर उन लोगों जो ज़िम्मेदार हैं ये लाइसेंसेस जारी करने के और ये इस किस्म की डिग्रियां देने के, जाली डिग्रियां देने के, ख़ास तौर पे लाइसेंसेस, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? कोई देखिए, उसमें मैं इस पे यकीन नहीं रखता। आप तारीख के 40 साल पीछे नहीं जा सकते, और उनको खंगालते हुकूमतें गुजर जाती हैं। तो मेरा ख्याल है मौजूदा हुकूमत को भी एक बड़े महदूद अंदाज में सिलेक्टिव काम करना चाहिए, वो काम जो उनकी अपनी पहुंच में हो, जो कर सकें और लोगों को फिर नज़र भी आए, ताकि आइंदा उस नौयत के जुराइम ना हो सके, बजाय इसके कि आप फाइल पे फाइल खोलते चले जाएं और उन्हीं फाइलों के अंबार तले तमाम हुकाम और वो इदारे दबके रह जाएं। चले एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे LNG के हवाले से। एक बार फिर खासी डिस्कशन में LNG के जो एग्रीमेंट्स हुए थे वो हैं, और इसी के ऊपर मज़ीद डिटेल से बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे प्रोग्राम में कुछ जाली डिग्रियों के हवाले से, लेकिन इम्तियाज साहब एक मामला जो रेफरेंसेस का है वो भी हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि ये भी जारी है, और उसमें LNG के हवाले से भी कुछ रेफरेंसेस थे, जिनमें से एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब के खिलाफ भी था, लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा। ये क्या वजह है? क्या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हैं किसी के जो रुकावट बने हुए हैं, या फिर क्या वजह है? देखिए उसमें हमारे जी बिल्कुल हमारे मुल्क में जो आईनी या कानूनी निज़ाम भी इस नौयत का है, बहुत सारे ताने बाने एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जिसको स्टेक होल्डर्स भी कहते हैं। बस खाकान अब्बासी साहब जो थे वो एक LNG की दरामद का मुआहदा था, कतर के साथ हुआ 15 साल के लिए, उसकी वजह से इस एक रेफरेंस की जद में आ गए। उसमें उनको जेल में भी कुछ टाइम गुजारना पड़ा, लेकिन निकला अभी तक कुछ नहीं है। उसी के ऊपर लोगों की बाज़ औक़ात बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, क्योंकि एक तरफ हुकूमत उन्हें बताती है कि हमने एक बड़ा वाटर टाइट केस बनाया है फलां साहब के खिलाफ, लेकिन वो फलां साहब जो हैं तो बड़े, हाँ जी, वो कुछ निकलता नहीं है। तो इसी वजह से देखें तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बड़े मुतमईन नज़र आते हैं, बड़े पुरएतमाद नज़र आते हैं। और वो अलग बात है कि जो उस केस के हक़ाइक़ थे वो पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ जाते थे, यानी जो भी वो मुआहदा हुआ उसके तहत इस वक्त भी पाकिस्तान की हुकूमत को $2,78,000 रोज़ाना एक कतर की कंपनी को देना पड़ता है। उसमें जो उससे बिजली जो पैदा हो रही है LNG से, उसकी कीमत भी कोयले या पानी या की निस्बत बहुत ज़्यादा महंगा है। यानी अगर आपको 6 रुपये का 6 सेंट में मिसाल के तौर पे अगर कोयले से पैदा होने वाली बिजली है तो वो आपको 17-18 सेंट में पड़ती है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। तो उसके लिए हमने ये किया कि हम चूंकि इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, हमने कोशिश की कि एक एक्सपर्ट को हम ले आए। एक MA जब्बार साहब हैं, इंजीनियर भी हैं, पाकिस्तान स्टील मिल के साबिक चेयरमैन भी रहे और सुई सदर्न गैस कंपनी के डायरेक्टर भी रहे हैं। तो हमने उनसे एक बुनियादी सवाल ये पूछा कि आम आदमी को ये कैसे बावर कराया जाए कि हुकूमत के प्रोसिक्यूटर या नैब जो केस बनाते हैं वो बिल्कुल सही केस होते हैं, इसलिए कि वो सही केस जब अदालत में जाता है तो उससे कुछ भी नहीं हो पाता, और जो मुल्ज़िम होता है जिसके खिलाफ ये केस होता है वो बड़े एतमाद के साथ बाहर आ जाता है, बेल भी हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है, हमने इंजीनियर जब्बार साहब से पूछा। जी, आप मुझसे जवाब चाह रहे हैं? जी, मैंने आपसे यही सवाल पूछा कि ये केसेस इख्तिताम को मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते। लोग फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हमें तो बताया गया था कि बड़े पक्के अदाद शुमार हकायक हैं जिसकी मदद से ये केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, कौन रुकावट है इन केसों की राह में? देखिए, बात दरअसल ये है कि नैब जो भी काम कर रही है, मेरे अपने ख्याल में कि वो काबिल सताइश भी है, मगर साथ साथ नैब को वक्त के साथ साथ वाइट कॉलर क्राइम को डील करने के लिए अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक आम इन्वेस्टिगेशन से हटकर जिस किस्म की 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर कंसीलमेंट्स होती हैं, उसके लिए आपको एक फॉरेंसिक साइंस रिलेटेड लोगों की ज़रूरत होती है। आपको जो है एक फॉरेंसिक ऑडिटर्स की ज़रूरत होती है, आपको एक इन्वेस्टिगेटिव चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है, आपको एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड जो है आपको जो है वो लोगों की जरूरत होती है, और आपको जो है वो एक एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो इस इकोनॉमिक वैल्यूज को और ये किस तरीके से काम होता है उसकी उनको समझ हो, और उसके मुताबिक जो है वो केसेस को जो है मेरे ख्याल में कि एक लीनियर वे में इस तरह स्ट्रीमलाइन किया जाए कि प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना केस एडजुडिकेशन में साबित कर सके। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी कमजोरी है। शुरू में FIA वाले लोगों को लाया गया, कुछ उनकी एक्सपर्टीज थी वाइट कॉलर क्राइम में, मगर फिर जब नैब ने अपनी इस्तेदाद क्वांटिटेटिव तो बढ़ा ली, क्वालिटेटिव इन चीजों के अभी भी बहुत शिद्दत से मुझे भी इंतजार है कि वो इसको किसी तरह ठीक करे। अगर फॉर द टाइम बिंग एक रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में कुछ मेरा ख्याल है कि कोई वजूहत हैं जिनकी वजह से इन लोगों को रेगुलर एनरोलमेंट में नहीं लिया जा सकता है, तो ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनको एक न्यूट्रल पूल पर रखा जाए और वहां से उनको बारो कर इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को उनसे तकमील करवाया जाए। मेरा ख्याल है कि इससे वो क्वालिटी जो एजुकेशन में सस्टेन करे
प्रोसिक्यूशन के हवाले से, उसमें मेरा ख्याल है कि गैप जो है वो कम होता जाएगा और इस तरीके से प्रोसिक्यूटेबल केसेस बनते जाएंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ऐसा लगता है कि जो भी रिपोर्ट्स जाती हैं उसके ऊपर काफी हद तक मैं देखता हूं कि कोर्ट्स रिलीफ देती हैं, मगर कोर्ट्स रिलीफ देने के साथ साथ अपनी अप्रीहेंशन जो है उसको भी डिक्लेयर करती हैं कि जी प्रोसिक्यूशन हैज फेल्ड। हालांकि आप यकीन करें केसेस इतने सिंपल हैं, इतने स्ट्रेट हैं, और मेरा ख्याल है कि एक दरमियाने दर्जे के पढ़े लिखे आदमी को भी अगर एक्सप्लेन किया जाए तो वो भी इन चीजों को समझ सकते हैं, मगर वो एक्सपर्टीज एंगल जो है डिलेइंग टैक्टिक्स की तरफ आप इशारा करें। अच्छा नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि बड़े सादा केस हैं, आम फहम केस हैं, तो इसकी राह में फिर रुकावट क्या है? मतलब ये इतने मुश्किल क्यों बना दिए जाते हैं हुकूमत वक्त के लिए? देखें, बात दरअसल ये है कि आप अंदाजा लगाएं कि मैं थोड़ा सा ज्यादा मेरा ख्याल है कि ट्रू वैल्यूज पे चला जाता हूं कि यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर स्टे हो जाता है। लोग बड़े बड़े वकला जिनकी कीमतें मल्टी मिलियन रुपीस होती हैं, जो किसी न किसी जज को के चैम्बर से आए हुए होते हैं या किसी न किसी तरीके से किसी न किसी जगहों पे पैरे भी रहते हैं, कभी अटॉर्नी जनरल रहे, कभी एडवोकेट जनरल रहे, कभी किसी न किसी तरीके से किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कोई हेड रहे या एडवाइजर रहे। इन सब चीजों का एक इन्फ्लुएंस जो है मेरा ख्याल है कि उस जनरेशन में आप भी मेरा ख्याल मुशाहिदात करें कि कौन लोग किसको प्लीड कर रहे हैं। अच्छा जब्बार साहब, आप एक और बात भी, आपका एक और नुक्ता भी था कि जो सिस्टम के अंदर ऐसे लोग हैं, जो आपसे पहले भी हमारी डिस्कशन हुई कि एक अदालत से पहले कुछ ओगरा, नेपरा, पेपरा ये इदारे भी तो हैं, तो इनका मकसद भी एक स्क्रीनिंग होता है, बदउनवानी रोकना होता है। तो ये भी क्या असल ट्रांसपेरेंसी की राह में रुकावट है? ये ट्रांसपेरेंसी की राह में रुकावट के अलावा इस सारी ट्रांसपेरेंसी को इरोड करने के असबाब पैदा करते हैं। ट्रांसपेरेंसी को बुलडोज करने की जो है वो अलामत यहीं से नजर आती हैं, चीजों को खराब यही करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक मिसाल दूंगा कि नेपरा की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नेपरा की कॉन्स्टिट्यूशन है एरिया रिप्रेजेंटेशन, जबकि नेपरा इज अ रेगुलेटरी बॉडी, इट इज नॉट अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी। आप ईसीसी में, दूसरे इदारों में, सीसीआई में आपकी एरिया रिप्रेजेंटेशन होती है जहां पे पॉलिसियां बनाई जाती हैं, मगर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आपको एरिया रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा एक फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन की जरूरत होती है। आज आप नेपरा में मुझे बताएं कि एक आदमी सेक्रेटरी एनर्जी था, वो आज आपका मेंबर नेपरा बन गया। अगर वो मेंबर नेपरा बना तो अपने जमाने में उसने जो भी एग्जीक्यूटिव डिसीजन की थी, आज टाइम है कि उसको उस वफादारी का मेरा ख्याल है कि पास रखना है कि वो अपनी की हुई डिसीजनों को प्रोटेक्ट करे। आज जब ये सारी इन्वेस्टिगेशनें हो रही हैं आईपीपी रिपोर्ट पॉलिसीज के ऊपर, मुझे बताएं कि नेपरा की अगर रिप्रेजेंटेशन ली जाए तो क्या वो लोग जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डिसीजनें ली थी जो क्वेश्चनेबल हैं वो उसको बचाएंगे या उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट व्यू देंगे? और दूसरी बात ये है कि वेरी सिंपल, यू सी ओगरा, नेपरा, they have to be independent bodies of functional professionals। अब थोड़ी देर के लिए हम बहुत जल्दी से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपको मेंबर टेक्निकल चाहिए, आपको मेंबर डेवलपमेंट चाहिए, आपको मेंबर लीगल चाहिए, आपको मेंबर टैरिफ चाहिए। These have to be totally functional, not nominated positions। इस वक्त पाकिस्तान में रेगुलेटरी बॉडी नेपरा के ऊपर आपके पास नॉमिनेटेड पोजीशंस हैं। जो आपको नॉमिनेट करेगा मेरा ख्याल है वो आपके ऊपर इन्फ्लुएंस भी पैदा कर सकता है। और नॉर्मली व्हेन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज आर नॉमिनेटिंग, तो बहुत शुक्रिया जब्बार साहब आपके वक्त के लिए। और ये मेरे ख्याल में सिस्टम के फ्लॉज हैं और इनको दूर करने का सिलसिला जब तक शुरू नहीं होगा, और एक बात क्योंकि इतने लंबे वक्त के लिए ये इम्तियाज साहब ये चीजें चल रही हैं, तो मेरे ख्याल में इनको खत्म करने में भी बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, और इस पे मेरा ख्याल है हुकूमत को भी सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, ये कि उन्होंने जो बुनियादी तौर पर लोबे लुबाब उसका ये था कि जितने भी बड़े बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं वो जब रिटायर होते हैं तो उससे पहले ही उन्होंने बंदोबस्त किया होता है मुख्तलिफ सरकारी इदारों के, ओगरा, नेपरा, पेपरा, इनके बोर्ड्स पे जाने के लिए। ये एक दूसरे को वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं, एक दूसरे की पॉलिसियों को सपोर्ट करते हैं। और हतमन आखिर में क्या होता है कि जो इनके करने का काम होता है वो नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे को बचाने के चक्कर में बाहमी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, एक दूसरे के मफादात का ख्याल रखते हैं। कौम का मफाद,
हुकूमत का मफाद वो उसमें दब के रह जाता है। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे अगले मौजू के साथ, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन आज 26 जून को पूरी दुनिया में इंसदाद मुनशियात का दिन मनाया जाता है और इसमें ड्रग अब्यूज़ के हवाले से एक तो अवेयरनेस दी जाती है, दूसरे ये जायज़ा लिया जाता है कि इसके इंसदाद के लिए जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो क्या कर रहे हैं और क्या इसके हवाले से इक़दाम जो है वो उठाए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि ड्रग जो एडिक्टेड लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में उनमें इजाफा हुआ है, ड्रग्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत बढ़ गया और इसमें जो हमारे नौजवान हैं और जो हमारे बच्चे हैं वो इससे बहुत बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। इससे भी ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि जो 80% एक्सपोर्ट जो मुनशियात होती है, यानी ड्रग्स की जो एक्सपोर्ट होती है वो हमारे बिल्कुल पड़ोस यानी अफ़गानिस्तान से पूरी दुनिया में 80% जो एक्सपोर्ट्स हैं वो होती हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए और कितना मुश्किल है इससे निबर्द आज़मा होना। हम कोशिश करेंगे कि हम इस पे बात करें आज़म सवाती साहब से जो वफाकी वज़ीर हैं बराए इंसदाद मुनशियात के, लेकिन उससे पहले इम्तियाज़ साहब ये तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की ये सूरत हाल है कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान से इतनी, यानी दुनिया का 80% मुनशियात की जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ से हो रही है, तो पाकिस्तान तो फिर बहुत ही वल्नरेबल है ना एक तरह से। यानी जी पाकिस्तान चूँकि कॉन्डुइट है यहाँ से हमारी, चूँकि अफगानिस्तान के साथ कोई 2650 किलोमीटर की वो सरहद है जी, और ज़्यादातर जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है कोई 1300 किलोमीटर के करीब अफ़गानिस्तान के साथ सरहद मिलती है, वो फिर ईरान के साथ और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान की फिर अपनी सरहदें ताजिकिस्तान के साथ भी मिलते। तो ये वो इलाके हैं जहाँ से अफ़गानिस्तान में पैदा होने वाली मनशियात ट्रांजिट करती हैं यूरोप की तरफ, और ज़ाहिर है उसका काफ़ी सारा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ भी आता है। पाकिस्तान में लोग कराची कोयटा फिर लॉन्चों के ज़रिए कोशिश करते हैं पहुंचा दें मिडल ईस्ट के इलाकों में। तो पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है कि जहाँ एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरे फिर लाओस और जनूबी एशिया में लाओस और म्यांमार, ये तीन बड़े ममालिक हैं, बड़े बड़े ज़राए हैं दुनिया भर में मनशियात की सप्लाई के, और 80% जो है वो बिलाशुबा वो अफ़गानिस्तान से आता है, और सिर्फ 70% इसकी जो मिकदार है वो एक सूबे से आती है, वो है हेलमंद। हेलमंद सूबा बड़ा मशहूर है पॉपी की काश्त के लिए, और पाकिस्तान को तवील अरसे तक मसला रहा ये हेरोइन का, लेबॉर्ट्रीज़ का कबायली इलाका जात में। और बड़ी खुशी की बात है कि जो कबायली इलाका जात जिनको हम कहते थे जो साहब का फाटा के इलाके थे वो अब मेन स्ट्रीम हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा सूबे का हिस्सा बन गए हैं। वहाँ पे अभी बहुत काम होना बाकी है, लेकिन कम से कम जो लेबॉरेटरियाँ होती थी हेरोइन बनाने की, इस अफ्यून को या पोस्ट को प्रोसेस करने की, वो कारोबार अब काफ़ी हद तक कम हो गया, बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया, क्योंकि उसमें हमें दूसरे ममालिक की इमदाद भी हासिल थी, जर्मनी, अमेरिका, बरतानिया, और फिर जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है इंसदाद मनशियात का UNODC, वो भी बड़ी बाकायदगी के साथ पाकिस्तान की मुख्तलिफ वजारतों के साथ, एक तो इंसदाद मनशियात की वजारत है, फिर वजारत दाखिला भी है, फिर एक सैफरॉन एक वजारत है, स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स, चूँकि उसका ताल्लुक सरहदी इलाकों से है। तो ये तीन वजारतों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बड़े एक उनकी शराकत दारी रही है, और गुज़श्ता चंद बरसों से, गुज़श्ता बरस तो बल्कि 2 मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई थी, पेरिस में हुई, फिर श्रीलंका में भी हुई, और उसमें पाकिस्तान की कोशिशों को काफ़ी सराहा भी गया है। और सिर्फ मैं सिर्फ इतना बताता चलूँ कि अमेरिका ने तकरीबन $2 ट्रिलियन लगा लिए अफ़गानिस्तान में, और उसमें से $10 अरब गुज़श्ता 20 बरसों में लगे हैं काउंटर नारकोटिक्स पे। लेकिन समझ नहीं आती कि वो जो $10 अरब इंसदाद मनशियात के लिए अफ़गानिस्तान में लगे वो कहाँ गए, वहाँ से मनशियात का ख़ात्मा क्यों नहीं हो सका, और क्यों मुसलसल जो वॉर लॉर्ड्स हैं वो छोटे काश्तकारों को मुख्तलिफ तरगीबात दे के और पोस्ट की काश्त जारी रखने पे
उनको मजबूर करते हैं या उनको ये तरगीब देते हैं, तो ये एक दोनों मुल्कों के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। आज़म सवाती साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मनशियात। बहुत शुक्रिया आज़म सवाती साहब आपके वक्त के लिए। आज़म साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि UNODC के साथ जो पाकिस्तान इंसदाद मनशियात के लिए जो कमिटमेंट्स की थी, जो वादे किए थे, अब ज़रा उनके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस हद तक उन पर अमल दरामद हो सका है अब तक। देखिए, बुनियादी तौर पे जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं जी, जैसे ये आपके मेहमान जो है ये कह रहे थे कि इतने ट्रिलियन जो है वो डॉलर वहाँ पे लगाते हैं और वो अभी तक जो है इंसदाद मनशियात जो है वो नहीं कर सके। आज चूँकि ड्रग एब्यूज़ और इलीगल ड्रग्स जो ट्रैफिकिंग है उसका इंटरनेशनल दिन है, उसके नाते से मैं ये समझता हूँ कि सारी दुनिया की कमिटमेंट होनी चाहिए, सिर्फ UNODC की नहीं बल्कि सारी दुनिया के इदारों की कमिटमेंट होनी चाहिए कि अगर हमने इंसानियत को बचाना है, क्योंकि इसके लिए कोई आपकी सरहदें नहीं हैं। सबसे जो बड़ी जगह है वो है अफगानिस्तान, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ पर प्रोडक्शन होती है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ओपीएम की प्रोडक्शन 2001 के अंदर पापी फ्री पाकिस्तान है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है दुनिया के लिए, अगर दुनिया जो है और उसको अच्छे नज़र से देख रही है। लेकिन फिर हमारी सरहदों को, हमारी ज़मीन को इस्तेमाल किया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ईरान का जो है पूरा मुल्क जो है इस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ UNODC नहीं बल्कि जितनी भी एजेंसीज हैं पूरी दुनिया की जो इस इंसदाद मनशियात के ऊपर काम कर रही हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि पाकिस्तान सफ़े अव्वल की आपकी जंग लड़ रहा है। इंसानियत को बचाने के लिए जो है उसकी कारकर्दगी सारी दुनिया में मानी जा रही है इस वक्त। आप ये देख लें कि कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स जो UNO की एजेंसी के अंदर जो है एक पॉलिसी साज इदारा है, उसके अंदर जो है पाकिस्तान का रोल देखें, उसका सरबराह भी पाकिस्तानी है। लेकिन और जिस कदर हम आज इस मुसीबत में, इस लानत में मुब्तला हैं, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका हो, वो फ्रांस इसी पर मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। इम्तियाज साहब भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। आज़म साहब जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि आपने ईरान का जिक्र किया कि ईरान का तकरीबन तमाम सरहदी इलाका इस्तेमाल होता है मनशियात की स्मगलिंग के लिए, तो पाकिस्तान की ईरान के साथ किस हद तक कोऑर्डिनेशन है? कुछ अरसे से ईरानी कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, चाहे वो मनशियात का मामला था या कुछ दहशतगर्द ग्रोहों का था जो कि ईरान के ख्याल में उनके मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ स्मगलिंग और दूसरी तरफ दहशतगर्दी। देखिए सर, कोविड-19 और ये जो नारकोटिक का मसला है, ये एक आलमी इंसानियत को बचाने का मसला है, इसके अंदर कोई सियासत नहीं हो सकती। ईरान हमारा भाई है और जाहिर है कि ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान जो है ये एक ट्रायंगल, एक हमारा अंडरस्टैंडिंग है। हम एक दूसरे के साथ हर तरह से अपने जितने इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। हमारा ANF का DG जो है, उनका जो नारकोटिक चीफ है उससे कम से कम जो है साल में कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर मिलता है, एक से ज़्यादा मरतबा मिलता है। तो कहने का ये है कि ईरान के साथ हमारा बदरी मुल्क है, उनके भी मसाइल हैं जिस तरीके से हमारे मसाइल हैं कि हमारी सरजमीन को इस्तेमाल करके ड्रग्स कसीर तादाद के अंदर जो है ये बैरूनी मुल्क दूसरे ममालिक को जो है भेजी जाती है। आप ये देख लें कि 2019 के अंदर 6,000 मिलियन डॉलर की ड्रग जो है हमने पकड़ी, और मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा जो हम और प्रोएक्टिव हैं, इसको हम वार की तरह जो है देख रहे हैं, तो इस दफ़ा मुझे यकीन है कि 3 गुना व 4 गुना अल्लाह करे उससे भी ज़्यादा, मतलब 6,000 से हो सकता है कि 24-30 हज़ार, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो ड्रग जा रही है। लेकिन उसके बावजूद आज़म सवाती साहब, ये तो वो है जो हम पकड़ते हैं। अच्छा ये बताइए, सॉरी ये बुनियादी यहाँ से एक सवाल भी ये उठता है कि अभी आपने कहा कि इतने हजार मिलियन के हम 6,000 मिलियन डॉलर जी, लेकिन एक इल्ज़ाम है कि जो
جو تینوں ملک اہم ملک ہیں، یعنی افغانستان، ایران، پاکستان، اس کے سرحدی علاقوں میں جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے منشیات کی، اس میں ان علاقوں کے جو بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے حکام بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو کیا پاکستان کی طرف تو اس قسم کے کوئی اشارے نہیں آتے بین الاقوامی اداروں کی طرف سے یا پڑوسی ممالک کی طرف سے؟ دیکھیں، جو وزیر اپنے ملک کی چائے کا کپ بھی جو ہے سرکاری، وہ اگر ملک سے نہیں لے رہا تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس کی کمٹمنٹ جو ہے صرف اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے نام کے ساتھ اور انسانیت کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب سے میں آیا ہوں مجھے کوئی ایسی رپورٹ، میں خود تلاش کر رہا ہوں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہیں کہ آپ میرے کانسٹیبل کو، میں دنیا کو کہہ رہا ہوں، پاکستان اپنے پرائم منسٹر کو نہیں کہہ رہا، اس کو پتا ہے، میں دنیا کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے کانسٹیبل کو 30,000 روپے تنخواہ دیتا ہوں اور اس سے 30 ارب کی ایک کنسائنمنٹ جو اس سے پکڑواتا ہوں. ٹھیک، کتنی بڑی ٹمپٹیشن ہے. چلیے یہ تو آپ نے وضاحت کر دی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال تھا. لیکن اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ تو چلے بارڈر کی حد تک ہم نے بات کی نا کہ سپلائی کس طریقے سے ہوتی ہے، پھر یہاں پاکستان سے کیسے جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو بڑے شہروں میں بھی، لاہور میں، کراچی میں، یہاں کے سکولز میں، کالجز میں جو ہم سن رہے ہیں کہ بڑا آزادانہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، ہمارے بچوں تک، ہمارے نوجوانوں تک یہ ڈرگز جو ہے یہ پہنچ گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی ویل کنیکٹڈ اور ویل کوآرڈینیٹڈ یہ مافیا ہے. تو پاکستان کے اندر جس طرح سے یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے کیا کیا گیا ہے اعظم صاحب اب تک؟ بنیادی طور پر 18th امینڈمنٹ جو ہے اس نے جس طریقے سے باقی اور مسائل جو ہے پیدا کیے ہیں، ایجوکیشن کے اندر کیا ہے، ہیلتھ کے اندر کیا ہے، نارکاٹکس کے اندر بھی جو ہے یہ کیا ہے کہ اب ملک کے اندر یہ سارا کام جو ہے یہ پولیس کا ہے. ان کی جو ایکسائز کی منسٹری ہے اس کا ہے. ٹھیک، اب ان کو ہم تربیت بھی دیتے ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم اکیڈیمیا کو استعمال کریں، سول سوسائٹی کو استعمال کریں، میڈیا کو استعمال کریں، کیونکہ میں جس طریقے سے کہا ہے کہ جس طرح کووڈ-19 کی کوئی سرحد نہیں ہے، یہ کسی گورے کالے کی کوئی تمیز نہیں ہے، کسی مذہب کی کوئی تمیز نہیں ہے، بالکل اسی طریقے سے ڈرگز ہماری نوجوان نسل کو تباہی کے دہانے پہ لے آیا. ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ایجوکیشن سینٹرز کے اندر آپ دیکھ لیں تو حیرت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا کو خاص کر پاکستان، ایران اور افغانستان کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری کیپیسٹی بلڈنگ میں، ہماری انٹیلیجنس شیئرنگ کے اندر نئے نئے جس طریقے سے سکینر ہوتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل تو خیر ٹریفک کم ہے، لیکن کتنے ہمارے ایئرپورٹ ہیں جس سے انٹرنیشنل فلائٹ جاتی ہیں، کیا ہمارے حالات ہیں. لیکن پھر بھی خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم کثیر تعداد کے اندر 3,300 افراد ہیں، یہ ہمارے منسٹری کے اور NF کے ملا کے. چلے بڑی خوش آئند بات ہے اعظم سواتی صاحب، 10,000 کے قریب کم از کم جو انکریز کیا جائے. چلے بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اعظم سواتی صاحب. آپ نے بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خوش آئند قسم کی جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں کہ اس کے خلاف کافی کام ہو رہا ہے. لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 18th امینڈمنٹ جو ہے اس کا ذکر بہت زیادہ ہے، اور کوئی بھی سوال کیا جائے تو وہ لے دے کے جو ہے وہ آ جاتا ہے صوبوں کے اوپر ملبہ. تو اب وہ منشیات کا بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے شہروں کے اندر تو یہ لاہور کا پنجاب کا معاملہ ہے اور کراچی کا سندھ کا معاملہ ہے. سو میں بری و ذمہ ہوں. وہ بس بدقسمتی کی بات ہے. اب ہم یہاں اس پلیٹ فارم سے جب بیٹھ کے 18ویں ترمیم کی بات کریں، وزیر صاحب نے یہ کہا، تو اب پھر جو مخالفین ہیں وہی کہیں گے اچھا یہ 18ویں ترمیم کا راگ انہوں نے پھر الاپنا شروع کر دیا. حالانکہ اس میں کچھ ایسی حقیقتیں تھیں، اس سے کچھ ڈسٹارشنز پیدا ہوئی تھیں. تو اب اللہ کرے کہ سب مل ملا کے اس کا کوئی حل نکالے، تاکہ کیونکہ بنیادی مقصد ہے گورننس کو بہتر بنانا، بنیادی مقصد ہے صوبوں کے درمیان کوآرڈینیشن، ارتباط کو بہتر بنانا، تاکہ لوگوں کے اس کے مسائل حل ہو سکیں. کسی حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ بھی جو ہے یہ صوبوں کی ایک طرح سے ثوابدید ہے؟ دیکھیے لا انفورسمنٹ بہرحال ایک ایشو تو ہے نا کہ پولیس براہ راست چیف منسٹر کو جواب دہ ہوتی ہے، اس میں وزیر اعظم مداخلت نہیں کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس میں دیکھیں میرا خیال ہے نیتوں کا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی وزیر اعلیٰ نہیں چاہتا تو اس کے لیے بڑا اچھا ہے وہ کہہ دے کہ مجھے مرکز سے احکامات نہیں ملے، یا اگر وزیر اعظم کی خواہش نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ پھر براہ راست چیف منسٹر پہ ڈال دیں. تو یہ ایک بدقسمتی ہے، اور امید یہ کرنی چاہیے کہ
جمہوریت کہ اس پروسیس میں تمام سٹیک ہولڈرز چاہے مرکز میں چاہے صوبے میں وہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں، اپنے مفاد میں نہیں بلکہ اس ملک کے ان عوام کے مفاد میں جنہوں نے ان کو منتخب کرا ہوئے ہو۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے اگلے موضوع پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں گے۔ امتیاز صاحب، یہ منشیات کا تو بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور جس طرح یہ پھیل رہا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے کام ہو رہا ہے جیسے ہونا چاہیے؟ دیکھیے، وزیر صاحب نے تو بڑے اخلاص سے اپنے ارادہ بتا دیا ہے، اور اللہ کرے کہ ان کے ساتھ جتنے باقی لوگ کام کر رہے ہیں وزارت میں، پھر ان کے الائڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وزارتیں ہیں، وزارت داخلہ ہے اور پھر رینجرز ہیں اور اینٹی نارکوٹکس فورس ہے، کہ وہ سب بھی اتنی تندہی اور اخلاص کے ساتھ کام کریں تاکہ ہمارے سرحدوں سے جس طرح یہ گزر کے جاتی ہے پھر ہماری بدنامی کا بھی سبب بنتی ہے، وہ پاکستان کو سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تمام اقدامات جو ہم سوچتے ہیں کہ کیے جانے چاہیے، یہ پوری دنیا میں جس طرح سے کیے جا رہے ہیں، پاکستان کو جس طرح سے نبردآزما ہونا پڑ رہا ہے ایک اتنے بڑے مسئلے کے ساتھ، اس کے لیے اسی طرح کے اقدامات جو ہیں وہ بھی کیے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔